जोहार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। झारखंड टेट के लिए खोटा का क्लास स्टार्ट किए हुए ये सेकेंड क्लास होने वाला है आपका। और सिलेबस में सेकेंड यूनिट आपका है देवनागरी आधारित लेखन प्रस्तुति। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेखन प्रस्तुति, साथ ही साथ उच्चारण और वर्तनी इसी क्लास में कवर होने वाला है। साथ ही संपूर्ण वर्णमाला कवर होने वाला है। कौन से स्वर प्रयोग में लाए जाते हैं, किन व्यंजनों का प्रयोग खोटा में नहीं होता है, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यह जो क्लास है अति महत्वपूर्ण है। जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए, चाहे जेएसएससी की हो, जेपीएससी की हो या फिर जेटेट की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग पूरा बने रहें और इससे संबंधित आपको एमसीक्यूज भी करवा दिए जाएंगे, ठीक है, और नोट्स भी आपको दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं खोरठा भाषा की। तो खोरठा भाषा की लिपि का आविष्कार जो किया गया है डॉक्टर नागेश्वर महतो के द्वारा, खरोष्ठी लिपि का। खोरठा भाषा का लिपि सवाल पूछा जाता है तो कौन सी लिपि? खरोष्ठी लिपि। लेकिन यह जो है अभी उपयोग में नहीं है, क्योंकि इस लिपि में कुछ त्रुटियां हैं और कुछ विवाद भी चल रहा है, जिसके कारण खरोष्ठी लिपि का प्रयोग अभी नहीं हो रहा है। तो खोरठा को लिखने के लिए कौन से लिपि का प्रयोग किया जा रहा है? फिलहाल देवनागरी लिपि का ही। तो देवनागरी लिपि को ही तोड़ मरोड़ के यानी कि कुछ स्वरों को, व्यंजनों को अलग तरीके से लिख करके, या फिर किसी को नहीं लिखा जाता है तो इसी को तोड़ मरोड़ के, तो अभी जो आपका लिपि है यूज हो रहा है देवनागरी। लेकिन सवाल अगर पूछा जाए और ऑप्शन में खरोष्ठी रहे तो खरोष्ठी के साथ हमें जाना होगा। स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज़ों से, बहुत ही बेसिक लेवल से जाएंगे और बहुत ही डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ध्वनि। ध्वनि को कहा जाता है खोरठा में साड़ा। साड़ा, अब साड़ा किसको कहेंगे हम लोग साथियों? साड़ा कहते हैं आवाज़। अब जो आवाज़ निकलता है उसी को हम लोग साड़ा या ध्वनि कहते हैं। जो सुनने योग्य आवाज़ या सार्थक नाद को ही हम लोग ध्वनि या साड़ा कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आता है आपका बरन। तो वह जो है वर्जित है, खोरठा में ब लिखा नहीं आता है और मूर्धन्य न भी नहीं लिखा जाता है, तो न ऐसे लिखते हैं। तो खोरठा में बरन ऐसे लिखते हैं। तो वर्ण, तो वर्ण किनको कहते हैं? जे सार्थक साड़ा के लिखल जाए सको है। जे सार्थक साड़ा को हम लोग लिख सकते हैं, उसको हम लोग बरन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यह जो है बरन है आपका ध्वनि का लिखित और सबसे छोटा रूप होता है बरन। तो ये भी याद रखें, सबसे छोटा रूप, और इसको खंडित नहीं किया जा सकता। ये डेफिनेशन है, खंडित नहीं किया जा सकता। तो जो हिंदी का जो ग्रामर है या फिर हिंदी का वर्णमाला है उससे आप थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं। तो इसको तोरल नाई जाए सको है। और जो लिखित रूप होता है वरन का, इसी को हम लोग आखर भी कहते हैं, आखर या हिंदी में अक्षर, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो वर्ण के मौखिक रूप को खोरठा में हम लोग साड़ा कह सकते हैं और लिखित रूप को आखिर या फिर आखर कह सकते हैं, ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं वर्ण की। स्वर को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, इतना डिटेल तो कोई नहीं डिस्कस करता है और आप लोग देख लीजिए। तो वर्ण को हम लोग दो तरह से वर्गीकृत करते हैं, स्वर वर्ण और दूसरा आपका होता है व्यंजन वर्ण। तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्वर वर्ण से। तो स्वर वर्ण हम लोग किनको कहते हैं? जकर उच्चारण में ककरो मदइत नाय लेल जाए, ककरो मदइत नाय लेल जाए, नाय लेल जाए, ओकरा स्वर वर्ण कहल जाए। मतलब ये क्या है? स्वतंत्र रहता है, स्वर स्वतंत्र होते हैं और जो वर्ण होते हैं डिपेंड होते हैं, जिनका उच्चारण बिना किसी रोक टोक और बिना किसी अन्य वर्ण की मदद से होता है, तो उनको हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण। अब खोरठा में याद रखिए 8, ये फिक्स है। स्वरों की संख्या खोरठा में कितना है? 8। ये सवाल बहुत बार पूछा गया प्रतियोगी परीक्षाओं में। और कौन कौन है आपका? अ, आ, दोनों ई हैं आपके, दोनों ऊ हैं, ऊ। उसके बाद में ए का यूज जो है नहीं होता है, ओ
का यूज होता है और औ का यूज नहीं होता है। तो ये आपके टोटल हो गए 8। अंग और अह को ये तो ना ही पूरे पूरे स्वर है ना ही ये आपके व्यंजन है, तो इनको कहा जाता है आयोगवाह। आयोगवाह कहा जाता है अंग और अह को। और यहाँ पर अय का प्रयोग वर्जित है और ओ का प्रयोग औ का प्रयोग वर्जित है। खोटा में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। अय को लिखा जाता है खोटा में अ ई ऐ, और औ को लिखा जाता है अ उ औ। यानी कि अगर हम अय का प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिए, ला 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 ला। जैसे यहाँ पर अय का प्रयोग करेंगे खोटा में, हमारे पास हिंदी में एक शब्द है पैसा, तो पैसा को लिखना कैसे होगा, प, और अय को क्या लिखेंगे, यहाँ अय है तो इसको ई लिखेंगे, पैसा, पैसा ऐसे लिखना होगा। उसी तरह से कैसा है तो कैसा को क्या लिखना होगा, कैसा को लिखना होगा कैसा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर औ को लिखा जाता है औ, जैसे औरत, हिंदी शब्द है, औरत को हमें लिखना होगा खोटा में औरत, औरत, मतलब औ को औ लिखते हैं, यहाँ पर ऊ आ गया आपका। तो ये आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे आपका बड़ी ई है और बड़ी ऊ है, इनको सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया जाता है। खोटा में सर्वनाम के लिए प्रयोग किया जाता है। अब ई जो है निकटवर्ती सर्वनाम के लिए, निकटवर्ती जो सामने की वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं या कोई व्यक्ति है, उसको इंडिकेट करने के लिए ई छोड़ा हाँ से रहल हो, ई छोड़ा कहाँ जाए रहल हो, ई कौन लगो, ई का कर रहल हो, तो ई का हम लोग प्रयोग करते हैं सर्वनाम के रूप में। और ऊ जो यहाँ पर खोटा में है, इसका भी प्रयोग करते हैं दूरवर्ती सर्वनाम के रूप में। जैसे ऊ कौन लागो, ऊ कहाँ जाए रहल हो, ऊ की कर रहल हो, तो ऊ का भी प्रयोग हम लोग करते हैं, लेकिन इन दोनों का प्रयोग करते हैं, इन दोनों स्वरों का सर्वनाम के रूप में, ये भी आप ध्यान दें। और ये जो है ई और ऊ का जो अधिक यूज होता है आपका। चलिए अब इनके प्रकार हैं, 3 प्रकार। हर्ष या मूल स्वर जिनका उच्चारण में कम समय लगता है, अ ई और उ। दीर्घ में अधिक समय लगता है उच्चारण में, बड़ी आ ई उ। संयुक्त स्वर में ए और ओ को रखा गया है। उसके बाद में यहाँ पर और भी कैटेगराइज कर देते हैं थोड़ा सा, जैसे सवर्ण, विजातीय वर्ण, विजातीय स्वर का बात कर रहे हैं, एक जतिया स्वर। तो स्वर को और भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं, अस्वर्ण, विजातीय और एक जतिया स्वर। इसमें क्या होता है, एक मूल के स्वर जुड़ के बनते हैं, एक ही मूल के स्वर मिल करके बनते हैं। तो सवर्ण, सजातीय या एक जतिया, जैसे अ और अ दोनों एक ही मूल के हैं और ये बनाएगा आ, तो ये हो जाएगा एक जतिया। सजातीय या सवर्ण, जैसे ई और ई मिल करके बनाएगा हमारा बड़ी ई, तो ये भी सजतिया हो जाएंगे या एक जतिया। अब इसी का अपोजिट है असवर्ण, मतलब भिन्न भिन्न, अलग अलग, विजातीय या फिर दुजतिया। तो अलग अलग भिन्न भिन्न स्वर मिल करके अगर बनाते हैं, जैसे अ अलग है और ई अलग है, अ और ई मिलके बनाएगा ए, अ और औ ऊ मिल करके बनाएगा औ। तो यह देखिए यहाँ पर भिन्न भिन्न स्वर मिल करके बना रहे हैं, बीजातीय हैं, दुजतिया है, तब ये दुजतिया स्वर कहलाएगा, या फिर विजातीय या फिर अस्वर्ण। नेक्स्ट है आपका प्लुत स्वर। प्लुत स्वर देखिए बहुत अलग अलग जगहों से कंटेंट लिया गया है, इसीलिए थोड़ा लंबा चौड़ा हो रहा है। तो जो स्वरों का उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, 3 गुना अधिक समय लगता है, और इसीलिए प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। त्रिमात्रिक, 3 गुना समय लगता है। जैसे ओम, खोरठा में लिखते हैं ओम, और हिंदी में क्या बोलते हैं, ओम। तो देखिए ओम ये अधिक समय लग रहा है, दीर्घ से भी अधिक समय लग रहा है। यहाँ पर दीर्घ है,
उ है, लेकिन यहाँ पर ओइम अधिक समय लग रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं व्यंजन। व्यंजन किसको कहते हैं? जेकर उच्चारण स्वर के मदद से करल जाए। स्वर के मदद से जिसका उच्चारण किया जाता है उसको हम लोग व्यंजन कहते हैं, और ये जो होते हैं स्वतंत्र रूप से नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन में ही देख लिया। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं व्यंजनों की। तो व्यंजन वर्णों की जो संख्या है 27, लेकिन यहाँ पर अपवाद भी है, उसको आपको बहुत ही केयरफुली समझना है। 27 है और 8 आपके स्वर वर्ण, ये 8 जो है फिक्स रहता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। तो टोटल 35 होते हैं स्वर और व्यंजन मिला करके। लेकिन कभी कभी य और व का यूज हो जाता है, जनरली नहीं होता है सामान्यतः, लेकिन कभी कभी हो जाता है। तो यहाँ पर 27 में 2 और जुड़ जाएंगे तो ये आपका 29 हो जाता है, और 8 स्वर हो जाते हैं, और इस तरह से आपका हो जाता है 37 टोटल हो जाता है। तो सवाल में अगर ऑप्शन में अगर 35 दिया रहे कुल संख्या तो 35 करेक्ट होगा, 35 अगर न दिया हो तो आप 37 कर सकते हैं। तो एक बार यहाँ पर देख लें आप, व्यंजन क वर्ग में क से घ तक होता है। यहाँ पर अंग जो है आपका वर्जित है, अंग का यूज नहीं होता है। च वर्ग पूरा लिया जाता है, यहाँ तक यहाँ का जो है खोठा में अधिक प्रयोग होता है। और कैसे होता है अभी देखेंगे। ट वर्ग में पूरा लिया जाता है ढ तक, और यहाँ पर मूर्धन्य न का जो है खोठा में यूज नहीं होता है। उसके बाद में क च ट आपका हो गया त वर्ग में त से न पूरा पाँचों का यूज होता है। उसी तरह से प वर्ग में पाँचों का यूज होता है। उसके बाद में यूज होता है आपका र, ल, स और ह। खोठा में ध्यान दीजिए, अंग वर्णों यहाँ पर व्यंजन में बात करें, अंग, मूर्धन्य न, य और व का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन य व का कभी कभी होता है, तब के केस में आपका 27 हो जाएगा, जो कि हमने ऊपर आपको बताया, इसीलिए कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, परीक्षा में व्यंजनों की संख्या यदि विकल्पों में 27 दिखे तो उसे चुने, अन्यथा 29 या 31 आप चुन सकते हैं। स्वर में कंफ्यूज नहीं करना है, स्वर हमेशा 8 रहेंगे, फिक्स रहेंगे, और 27 जो है यहाँ पर मूल आपके स्पर्श व्यंजन होंगे। लेकिन य और व को अगर इंक्लूड किया जाएगा तो 29 हो जाएगा। तो आपको कुल पूछा जाए वर्णों की संख्या तो पहले 35 देखना है ऑप्शन में। अगर 35 है तो बिल्कुल करेक्ट, अगर 35 नहीं है तब य और व जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा, 37 करेक्ट हो जाएगा। अगर ड और ढ जो उच्छिप्त व्यंजन है इनको भी जोड़ दिया जाए तब क्या हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। संख्या में एक बार जरूर आप ध्यान दें, अगर कुल वर्णों की संख्या ऑप्शन में 35 दिखे तो 35 करेक्ट होगा, अगर 35 नहीं है तो 37। किन कंडीशंस में वो अभी आप लोगों ने समझ। खोठा में कुछ वर्जित अक्षर हैं, जैसे आपका अंग हो गया, प्रयोग में नहीं किया जाता, मूर्धन्य न, य, र, तालव्य स, मूर्धन स, छ, त्र, ज्ञान, स्र और आपका री। उसके बाद में री भी प्रयोग नहीं हो जाता है, जैसे हलंत लगता है ऊपर में, नीचे र का मात्रा लगता है, वो सब यूज़ नहीं होता है। अंग और स्वरों में आपका अ का यूज़ नहीं होता है, ए का यूज़ नहीं होता है। तो मेन चीज़ जो है देवनागरी लेखन प्रस्तुति हम लोग देखेंगे खोठा में, तो इन अक्षरों को खोठा में किस तरह से लिखा जाता है यही महत्वपूर्ण है, और यही है आपका देवनागरी आधारित लेखन प्रस्तुति उच्चारण। अगर इन स्वरों का वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता है तो इनके जगह पर खोठा में क्या लिखा जाता है, कैसे प्रयोग होता है, तो इन्हीं को एक एक करके हमें समझना है, और यही मेन टारगेट होने वाला है। उससे पहले थोड़ा सा टाइप देख लेते हैं। तो स्पर्श व्यंजन जो हैं उच्चारण के समय जीभ, कंठ और तालु दांत आदि को छूते हैं।
कुल संख्या इनकी है 27 और इसमें आपका क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक आएगा। क वर्ग और प वर्ग, इन दोनों के बीच जितने भी आपके व्यंजन हैं सभी आएंगे छुआल या फिर स्पर्श व्यंजन में। ठीक है, तो क वर्ग में आपको किसको शामिल नहीं करना है? अंग को शामिल नहीं करना है। ट वर्ग में मूर्धन्य को शामिल नहीं करना है। उसके बाद में त वर्ग में प फ ब भ म सबको शामिल करना है। तो इस तरह से 27 होते हैं। अब यहाँ पर देखिए क वर्ग में आपका क से लेकर के घ तक जाएगा और इनका उच्चारण कहाँ से होगा? क वर्ग कंठ से। च वर्ग का उच्चारण च से ही आपका यहाँ तक जाएगा, ये तालु से उच्चारण होता है। अभी उच्चारण भी हम लोग पढ़ेंगे। ट वर्ग, ट वर्ग का उच्चारण होता है आपका मूर्धा से और त वर्ग का दंत से, प वर्ग का होष्ठ से, ये आप लोग जानते हैं। अब अगला है आपका भीतरी या फिर अंतस्थ व्यंजन। अर्ध स्वर भी इनको कहा जाता है, उच्चारण मुंह के भीतर ही रह जाता है, जिसमें य र ल व आपके आते हैं, लेकिन य का तो यूज नहीं होता है। य को खोरठा में क्या लिखेंगे? ज लिखेंगे, इस बात का ध्यान देंगे। ज लिखा जाता है य को। जैसे हिंदी में अगर हम यमुना लिखते हैं तो खोरठा में यमुना को क्या लिखते हैं? जमुना। तो इनका अभी हम लोग देखेंगे आगे। यज्ञ को क्या लिखेंगे? यज्ञ को लिखते हैं जैग। तो य के जगह पे ज का प्रयोग होता है। अंतस्थ व्यंजन में यहाँ पर य र ल व 4 हो जाएगा, य के जगह पे ज ही लिखा जाता है। और गरम या उष्म व्यंजन में आपका क्या हो जाता है? उष्म व्यंजन में आपके तीनों स आते हैं, जैसा कि हिंदी में है, तीनों स आ जाएंगे, साथ में आपका ह आ जाएगा। तो ये तीनों स के जगह में सिर्फ ये दंत स ही प्रयोग किया जाता है। दंत स प्रयोग किया जाता है, तालव्य स, मूर्धन्य स का प्रयोग नहीं होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें और एक आ जाएगा, ये 3 प्रकार तो व्यंजन का देख लिए, लेकिन और एक प्रकार देख लीजिए, द्विगुण। द्विगुण या फिर इन्हीं को कहा जाता है उच्छिप्त, उच्छिप्त व्यंजन। तो इनको किसको कहा जाता है? ढ, ड और ढ को कहा जाता है। तो इनको आप याद रखिए, इनको उपव्यंजन भी कहा जाता है, उपव्यंजन। और अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहा जाता है? अयोगवा कहा जाता है, ये तो ऊपर आपने देखा। और एक होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में क्या होता है? इसको जोटा व्यंजन भी कहा जाता है। जोटा मतलब जोड़ा जोड़ा, दो या दो से बेसी व्यंजन के साथ लिखल जाए। जैसे छ को हम लोग लिखते हैं क जोड़ स, त्र को लिखते हैं कैसे? त जोड़ र। तो ये हो जाएंगे संयुक्त व्यंजन। उच्चारण देखना, देखिए क वर्ग के जितने भी आपके व्यंजन हैं, अंग को छोड़ करके सभी कहाँ से उच्चारित होते हैं? कंठ से। साथ में अ, आ और ह भी उच्चारित होता है कंठ से। उसके बाद में तालु से, च वर्ग के जितने भी हैं सभी तालु से। साथ में दोनों ई और य तालु से। मूर्धा से उच्चारित होते हैं ट वर्ग के, ट ठ ड ढ, मूर्धन्य को छोड़ करके साथ में र। दंत से त वर्ग, साथ में ल स, ओठ से प वर्ग और दोनों उ। उसके बाद में संयुक्त स्थानों से उच्चारित होते हैं, जैसे कंठ और तालु दोनों का यूज किया जाता है एक को उच्चारित करने में। कंठ और ओष्ठ, ओ उच्चारित होता है दांत और ओष्ठ से व उच्चारित होता है, और व को खोरठा में लिखा जाता है ब। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेखन प्रस्तुति। लेखन प्रस्तुति अभी अल्प प्राण, महाप्राण, घोषीकरण, अघोषीकरण ये सब भी देखेंगे। तो सभी चीज़ों को कवर करेंगे सिंगल वीडियो में, आप लोग बने रहिए। तो यहाँ पर खोठा में कौन कौन से वर्जित अक्षर हैं जिनका नहीं उपयोग किया जाता है, उनके जगह पे अलग तरीके से लिखा जाता है। तो कुछ यहाँ पर वर्जित आपके अक्षर हैं, स्वर और व्यंजन। तो देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ का जो प्रयोग है बहुत ज़्यादा किया जाता है, ये थोड़ा सा मिस्टेक। जैसे अंग का यूज़ नहीं किया जाता है, मूर्धन्य न, तालव्य स, मूर्धन्य स इनका यूज़ नहीं किया जाता है, इनके जगह पे स का यूज किया जाता है। उसके बाद में मूर्धन्य न के जगह में इस न का यूज किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए छ, त्र, ज्ञा, स्र इनका भी यूज़ नहीं होता है।
री, ए, औ यूज नहीं होता है खोटा में, लेकिन किस तरह से हम लोग इनका उच्चारण करेंगे इसको देखने वाले हैं एक एक करके। तो आप लोग बने रहिए। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, जैसे यहाँ का यूज जो होता है खोटा में होता है, तो पहले हम लोग यहाँ का देख लेते हैं। पहला यहाँ को खोटा में लिखा जाता है यहाँ, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और इसका जो है बहुत प्रयोग होता है खोटा में, बहुत अधिक प्रयोग होता है। जैसे हमको लिखना है, हिंदी में लिखते हैं माँ, तो हमें खोटा में लिखना होगा माए। यहाँ देखिए यहाँ का यूज हो गया। नहीं, नहीं को लिखते हैं नाय, तो ऐसे लिखा जाता है। जैसे चिड़िया, चिड़िया को चरय बोलते हैं, तो चरय ऐसे लिखते हैं। य के जगह हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं चरय। तो इस तरह से यूज होता है यहाँ का। अभी यहाँ पर देखिए आपका मूर्धन्य न है, तो इसका खोटा में कैसे यूज होता है। ये आपका न है, न का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है, इसके जगह पे इस न का प्रयोग करते हैं। जैसे हिंदी में लिखते हैं बाण, तो इसको खोटा में लिखना होगा बाण। तो खोटा जहाँ भी लिखा देख रहे हैं, अगर न लिखा हुआ है मतलब वर्तनी क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि खोटा में इस वाले न का चलन है। जैसे परमान, अब यहाँ जो र लग रहा है, इस र का भी प्रयोग नहीं लगता, ऊपर ऐसे र लगता है, नीचे री लगता है, इनका भी प्रयोग नहीं है, इसके जगह पे सिर्फ र लगता है। ये आपका व्यंजन यूज होता है। तो यहाँ पर इसको अगर लिखेंगे तो प, र, माँ, और ये मूर्धन्य न के जगह में दंत न, ये वाला न लगेगा। तो न के जगह पे क्या लग रहा है ये भी आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पर आपका हलंत नहीं लगता है, री, ऊपर में र लगता है और उसके बाद नीचे री लगता है, इनके जगह पे सिर्फ र का प्रयोग होता है खोटा में। जैसे हलंत लगता है विद्या, तो यहाँ द में नीचे र लग रहा है, तो इसका यूज नहीं होगा, इसके जगह पे र हमको सीधा लिखना होगा। अगर प्र लिख रहे हैं, क्र लिख रहे हैं, यहाँ जो र लग रहा है इसके जगह भी यही र यूज होगा। अगर हम लोग लिख रहे हैं स्वर्ग, तो ग के ऊपर में ये र है, तो इस र के जगह भी यही र यूज होगा। उसके बाद में यहाँ पर री लिख रहे हैं, जैसे कृपा, तो यहाँ पर री है, तो री के जगह भी र का ही यूज होगा। मतलब जितने भी र हैं सभी के जगह ये सिंगल र यूज होगा। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए ये दोनों स का यूज नहीं होता है, इनके जगह स का यूज होता है। तो स का यूज कैसे होता है वो भी देख लीजिए। तो स के जगह पे कभी कभी ख भी लिखा जाता है। जैसे यहाँ तालव्य स है, मूर्धन्य स है, इनके जगह पे लिखा जाता है ये स, दंत, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम हिंदी में लिख रहे हैं हर्ष, तो यहाँ पर इसको क्या लिखना होगा, हरस, हरस, क्योंकि ये र के जगह पे ये र लगाएंगे और ये स के जगह ये स लगाना होगा। इसको कभी कभी हरख भी बोलते हैं। तो यहाँ स के जगह कभी कभी ख भी यूज होता है खोटा में। जैसे और भी लिखते हैं, जैसे शाम, तालव्य स है तो इसको हमें लिखना होगा शाम ऐसे। शेर लिख रहे हैं तो तालव्य स नहीं लिखना होगा, लिखेंगे शेर ऐसे। तो आप लोग समझ गए। जैसे भाषा है, भाषा को लिखा जाता है खोटा में भाखा, तो स के जगह ख का भी यूज होता है कभी कभी, लेकिन अधिक यूज होता है इस वाले स का। वर्षा, वर्षा हिंदी शब्द है, इसको खोटा में लिखते हैं बरखा, बरखा, इस र का यूज नहीं होता है, इस र का यूज होता है। तो देखिए यहाँ पर स के जगह पे ख का भी यूज हो जाता है कभी कभी, खोटा में वर्षा भी लिखते हैं, बरखा भी बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। अभी य देखिए, य के जगह पे ज का यूज किया जाता है और कहीं कहीं अ का भी यूज किया जाता है, अ का भी यूज किया जाता है। जैसे यमुना है, यमुना के लिखिए जमुना, य के जगह ज, सियार है, यहाँ पर आ, य के जगह पे क्या लिख रहे हैं, य के जगह पे कभी कभी आ भी लिखते हैं, तो सी आर हो गया। उसी तरह से व का यूज है, यहाँ पर व का यूज है, व को खोटा में लिखा जाता है ब या फिर ओ। तो आपको याद रखना होगा, व को ब या ओ। वकील हिंदी में है, इसको वकील लिख रहे हैं, ओकील लिख रहे हैं खोटा में। तो आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा। वजन है, इसको ओजोन लिख रहे हैं, व के जगह ओ लिख रहे हैं, या फिर वजन भी बोल सकते हैं, वजन भी लिखा जाता है। उसी तरह से और एक यहाँ पर आता है आधा व और य है, इसको खोटा में बे लिखते हैं। जैसे हमारे पास ब्याज है, तो ब्याज को हम लोग बोलते हैं खोटा में बे आज, तो व्य को लिखते हैं बे। जैसे व्यायाम,
व्यायाम को लिखेंगे व्यायाम। तो आगे आप देखिए अभी और एक कॉन्सेप्ट है ल और र का बदलाव। ल को कभी कभी र लिख दिया जाता है, कभी कभी र को ल लिख दिया जाता है। परस्पर बदलाव होता है। जैसे हिंदी में हमारा क्या है, मंदिर है, तो हम इसको खोटा में लिखते हैं मंदिल, तो यहाँ पर र के जगह पे ल का यूज होता है। हल है, इसको बोलते हैं हर, तो ल के जगह र का यूज होता है। तीनों स का प्रयोग देख लीजिए, दोनों स के जगह पे कौन सा स, ये स या ख। गणेश तालव्य स है तो यहाँ पर दंत स लगेगा, गणेश ऐसे लिखेंगे। धनुष में ये वाला स है यहाँ पर, तो ये स लगेगा। पुरुष तो पुरुष, तो स के जगह ख और दोनों स के जगह ये स, ये सिंपल याद रखें आप। और अगर खोरठा लिखा हुआ है, तालव्य स लिख रहा है, मूर्धन्य स लिख रहा है, तो वो क्या होगा, वर्तनी गलत हो जाएगा, वो अक्षर गलत हो जाएगा खोरठा के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए इनको दिखा रहे हैं कन्वर्जन को, कि किस तरह से कन्वर्जन हो रहा है। अगर इनका यूज किया जा रहा है मतलब वो शब्द गलत हो जाएगा, वो उच्चारण गलत हो जाएगा, इसलिए ये चीज़ आपको दिखाया जा रहा है। जैसे यहाँ पर छ है, इसको लिखा जाता है छ या ख लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए परीक्षा हिंदी में लिखते हैं, तो इसको खोरठा में क्या लिखते हैं, परीक्षा, छ लिखते हैं इस तरह से, या फिर परीखा, परीखा। तो यहाँ पर ख और छ का यूज होता है इस छ के जगह पे। और भी लिख सकते हैं हम लोग, जैसे लिखते हैं क्षेत्र, तो क्षेत्र को क्या लिखते हैं, छे, ये वाला छे का यूज होगा। और तरह को ऊपर ही हमने दिखाया तरह लिखते हैं, तरह का भी प्रयोग वर्जित है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा तरह, क्षेत्र। अब यहाँ पर हम लोग तरह का भी देख लेते हैं, तरह का यूज। तरह को क्या लिखा जाता है, तरह को लिखा जाता है तर। जैसे हिंदी में नेत्र है, तो इसको अगर खोठा में लिखना है तो नेतर लिखना होगा। तरह कहीं भी लिखा हो खोठा में तो ये गलत हो जाएगा। उसी तरह से और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्षेत्र हिंदी शब्द है, खोठा में लिखना है तो क्षेत्र को, छ को तो अभी दिखाएं छ लिखना है ऐसे, छे, और तरह को लिखना है तर, क्षेत्र। तो इनको याद रखिएगा, तभी आप पूरा खोठा समझ पाइएगा और खोठा को पढ़ पाइएगा। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये। अगला आपका है ज्ञान। ज्ञान को लिखा जाता है ज्ञ या फिर ज्ञा, ठीक है। जैसे हमारे पास शब्द है हिंदी का विज्ञान, तो खोठा में क्या लिखना होगा, विज्ञान, विज्ञान। यानी कि यहाँ पर ज्ञा के जगह पे क्या यूज़ करेंगे, ज्ञा यूज़ करेंगे या फिर ज्ञ यूज़ करेंगे। तो ये कन्वर्जन आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे और भी लेते हैं आज्ञा, यहाँ ज्ञान है तो इसके जगह पे हमें लिख सकते हैं आज्ञा, गिया लिख रहे हैं, तो इसको आप ध्यान रखें अच्छे से। अब जो स्वर हैं, स्वरों को देखते हैं कि स्वरों को, जिन स्वरों का वर्जन है, वर्जित है, जिनका हिंदी में यूज किया जाता है, खोठा में नहीं यूज किया जाता है। लेकिन खोठा में कैसे यूज करेंगे, जैसे री स्वर है, री वर्जित है, तो री के जगह पे हमें क्या लिखना है, री के जगह पे री लिखना है या री लिखना है। अगर खोठा भाषा में अगर ये वाला री लिखा हुआ है मतलब वर्तनी अशुद्धि हो जाएगा, तो ऐसे ही पकड़ना है आपको। जैसे ऋषि हिंदी में लिखते हैं तो खोठा में क्या लिखना होगा, ऋषि ऐसे लिखना होगा या फिर ऐसे लिखना होगा, तब ये सही होगा। उसी तरह से अय अगर डायरेक्टली खोठा में कहीं लिखा हुआ है तो वो शब्द क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि खोठा में कैसे लिखना है, ऐ। जैसे हमारे पास हिंदी में शब्द है ऐनक, तो ऐनक को क्या लिखेंगे, ऐनक, ठीक है। तो ऐ। जैसे और भी हम लोग शब्द ले सकते हैं, कैसा, वैसा, पैसा, जैसा, ऐ वाले। पैसा को क्या लिखेंगे, कैसा को क्या लिखेंगे, जैसा, ऐसा, तो इनको क्या लिखेंगे, पैसा को हमको पैसा लिखना होगा। ऐ को ई में बदल देना होगा, ऐ में, प में तो ऐ छुपा हुआ है तो ई है आपका। कैसा, कैसा ऐसे लिखना होगा, क में अ छुपा हुआ है और ये ई, ऐ, कैसा। जैसा को जैसा, जैसा, तो इसको आप लोग ध्यान रखना है। उसी तरह से औ अगर डायरेक्टली खोठा के कोई शब्द में लिखा हुआ है तो वो वर्तनी त्रुटि हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि औ लिखा जाता है, औ। औरत, औरत को क्या लिखिए, औरत।
तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और भी हम लोग शब्द लिख सकते हैं औजार, औ का मात्रा है, ये स्वर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा औजार, औजार ऐसे लिखना होगा। मौसम, मौसम को कैसे लिखेंगे मौसम, मौसम। डायरेक्ट औ का उच्चारण या औ का लिखना मना। तो यहाँ पर जो वर्जित शब्द वर्ण हैं, व्यंजन हैं, स्वर हैं, इनको समझना है। यहीं से तो आप पकड़िएगा कि खोटा में जो उच्चारण का जो त्रुटि है, उच्चारण त्रुटि हो गया या फिर लेखन प्रस्तुति हो गया या फिर वर्तनी अशुद्धि हो गया, कैसे जानेंगे? इन स्वरों को जो वर्जित हैं या फिर व्यंजनों को ध्यान से देखिएगा, तो इनको देख के ही लग जाएगा कि ये शब्द गलत है या फिर वर्तनी गलत है या फिर इसमें त्रुटि है। क्योंकि आपने कन्वर्जन देख लिया कि जो हिंदी में आपके कुछ स्वर हैं और व्यंजन है, इसको खोटा में कैसे लिखा जाता है और किनका वर्जित किया गया है। अब खोटा में जो है सबसे अधिक मध्य स्वरागम, पहले क्लास में हम लोग डिस्कस किए हुए थे, पूर्व स्वरागम भी डिस्कस किए हुए थे और मध्य स्वरागम भी डिस्कस किए हुए थे और अंतिम में भी स्वरागम डिस्कस किए हुए थे। मतलब कहीं भी ई या फिर र स्वर अपने आप यूज हो जाता है खोटा में, और सबसे अधिक, तीनों तो होते हैं लेकिन सबसे अधिक होता है मध्य स्वरागम। जैसे यहाँ पर कर शब्द है तो कर के बीच में क्या आ गया, ई आ गया, तो हो गया कैर। चल है तो इसको खोटा में लिखेंगे चल, बीच में ई आ जा रहा है, मार, मायर, तो इसको ध्यान रखना है। तो और थोड़ा देख ही लीजिए, वायु प्रवाह के आधार पर, मुंह से निकलने वाली हवा की मात्रा के आधार पर दो तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण और महाप्राण जो आप ट्रिक यूज कीजिएगा, जो कॉलम यूज कीजिएगा, 1 2 3 4 5 तक यूज कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर किसको नहीं लेना है ये आप लोगों को भी पता है, ठीक है। तो क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक ही यूज करना है। तो अल्प प्राण में कम हवा निकलेगा, इनका उच्चारण करेंगे तो मुंह से कम वायु निकलता है। जैसे यहाँ पर पहला कॉलम हो गया, तीसरा और पांचवा, तो इनको आप याद रखें, पहला 1 3 5 ये अल्प प्राण है, 2 4 इसमें अधिक हवा निकलता है, आप उच्चारण करके भी देख सकते हैं। साथ में यहाँ पर अंतस्थ वर्ण भी आ जाते हैं, इसमें उष्ण वर्ण भी आ जाते हैं। अब अंतस्थ में कौन यूज नहीं होता है इसको आप देखिएगा जरूर। तो दूसरा चौथा आपका क्या है, महाप्राण है, अधिक वायु निकलता है। पहला तीसरा पांचवा आपका अल्प प्राण, कलर किया हुआ है। उसके बाद में घोष और अघोष, घोष और अघोष में जो स्वर तंत्रियों में क्या होता है, कंपन होता है या फिर घर्षण होता है, झंझनाहट होता है, उसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है घोष और अघोष। घोष में क्या होगा, घोष होगा, कंपन होगा, हमारे स्वर तंत्रियों में उच्चारण करने पे क्या होगा, कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा। अघोष कोई कंपन नहीं होगा इनके उच्चारण में। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए क से प वर्ग में, तो ये इजी है। पहला और दूसरा जो कॉलम है ये आपका जो होता है अघोष होता है, जैसे क ख च छ ट ट, कोई कंपन हो रहा है, उच्चारण कीजिए आप, नहीं हो रहा है। साथ में स भी यहाँ पर शामिल किया जाता है, तो ये आपके क्या हो गए, अघोष हो गए। अब ये कितना इजी है याद करना, 3 4 5, पहला दूसरा अघोष और तीसरा चौथा पांचवा आपका घोष, जिसमें कंपन होगा, उच्चारण कीजिए घ। कंठ में आपका घरघराहट होगा, घ अंग, च ज झ यहाँ, वहीं च छ, इनमें कंपन नहीं होता है, तो आप इस चीज़ को महसूस करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात, घोष में जितने भी स्वर हैं ये भी आ जाते हैं, सभी स्वर जो हैं घोष हैं, अंतस्थ व्यंजन भी सभी क्या हैं आपके घोष हैं। और ये तीसरा चौथा पांचवा साथ में ह। चलिए अब यहाँ पर है आपका खोटा ध्वनि परिवर्तन का विज्ञान। घोषीकरण किसको कहते हैं, घोषीकरण, अगर कोई शब्द है जिसमें अघोष जो है घोष में बदल जाता है, मतलब कोई वर्ण या स्वर है अगर वो अघोष है और ये बदल जा रहा है घोष में बदल रहा है, तो ये क्या होगा, घोषीकरण। तो हम पहचानेंगे कैसे, जैसे कि अभी आपने कॉलम देखा, तो कॉलम में पहला और दूसरा कॉलम क्या होता है, पहला और दूसरा कॉलम होता है आपका अघोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा आपका घोष होता है। तो यहाँ पर शब्द है भक्त, भक्त में अगर कोई ऐसा ध्वनि जो कि आपका क्या हो,
अघोष हो और वो बदल जाए घोष में। जैसे भक्त है, ये हिंदी शब्द है, यहाँ पर क जो है पहले नंबर पे आता है, तो पहला दूसरा क्या होता है आपका अघोष होता है, तो बन गया भगत। तो यहाँ पर ग लिखते हैं आधा क के जगह में, तो यहाँ पर देखिए ग आ गया, ग तीसरे नंबर पे आता है, और ये तीसरा नंबर क्या है हमारा, तीसरा चौथा पांचवा घोष है, घोष हो जाएगा। उसी तरह से साक यहाँ पर पहले नंबर पे आता है, ये हमारा अघोष है, पहला दूसरा अघोष होता है। क के जगह पे यहाँ पर ग लिख दिए साग, क के जगह ग भी यूज होता है खोठा में, साग लिख दिए तो ग आता है तीसरे नंबर में। तो ये क्या हो गया, घोषीकरण हो गया, अघोष से घोष में परिवर्तन। उसी तरह से अघोषीकरण सेम है, तीसरा चौथा पांचवा जो घोष है ये अगर अघोष में बदल रहा है तो। उसी तरह से आपका अल्प प्राणीकरण है, और कुल मिला के ये आपका यूनिट खत्म हो गया। तो यहाँ पर पहला जो यूनिट हम लोग कवर किए थे, दूसरा यूनिट कवर किए थे, आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिए। इसका एमसीक्यूज भी करवाया जाएगा। टेलीग्राम तो अभी ऑफ चल रहा है, जिसके कारण कुछ मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप लोग यूट्यूब पे भी सर्च करके देखिए, यहाँ पर काफ़ी डीप में बताया गया, इतना डीप से बहुत ही कम ही बताया जाता है, और बिल्कुल बढ़िया कंटेंट आपको मिलेगा, आप लोग यकीन मानिए। तो आप लोग बने रहिए और अपने स्तर से भी पढ़ाई कीजिए, डिपेंड नहीं होना किसी पे। आप खुद ग्रेजुएट हैं, आप खुद ट्रेंड हैं, तो अपना भी रिसर्च करिए, अपना भी दिमाग लगाइए और खुद से भी तैयारी कीजिए। बाकी हमारे साथ भी जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।